स्वागत है। आज हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषाओं के पीछे छिपे एक तरह से कहें तो डीएनए की पड़ताल करेंगे। हम्म। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर आखिर में 0 और 1 ही समझता है और हम लिखते हैं पाइथन या जावा जैसी भाषाओं में। हाँ। लेकिन जो असली खेल है वो इन दोनों सिरों के बीच छिपा है। आज की हमारी पड़ताल एक सफर है, कैसे इंसानों ने मशीन से मतलब उसकी अपनी भाषा में बात करने से शुरुआत की। हाँ, बिल्कुल। और आज हम ऐसी भाषाएं बना चुके हैं जहां हम कंप्यूटर को लगभग अपनी ही भाषा में बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। ये अब्स्ट्रैक्शन की कहानी है। तो आज हम जिस मटेरियल पर बात कर रहे हैं वो एक किताब से है, द टेक्सोनॉमी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जी। और हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये अलग-अलग भाषाएं क्यों बनाई गई, इनके पीछे का दर्शन क्या था। सही बात है। और एक डेवलपर के लिए किसी प्रोजेक्ट पर C++ या पाइथन चुनने का फैसला इतना बड़ा क्यों होता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां सब शुरू हुआ था, मशीन से। हम मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। मशीन कोड यानी 0 और 1 की भाषा तो सीधे प्रोसेसर से बात करना है, पर हाई लेवल भाषाएं हमें इस सिरदर्द से बचाती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ सुविधा की बात है या इसके पीछे कोई गहरा फर्क है? नहीं, ये बहुत बहुत गहरा फर्क है। ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये सोच में एक क्रांति है। अच्छा। देखिए, शुरुआती दिनों में जब आप मशीन कोड में लिखते थे तो आप एक प्रोग्रामर से ज्यादा एक हार्डवेयर इंजीनियर होते थे। आपको पता होना चाहिए था कि प्रोसेसर के अंदर कौन सा रजिस्टर क्या करता है, मेमोरी में डेटा कहाँ रखना है। ये ऐसा था जैसे आप कार चलाने के बजाय उसके इंजन का हर पुर्जा खुद बना रहे हों। एक छोटी सी गलती, मतलब एक 0 की जगह 1 लिख दिया और पूरा सिस्टम क्रैश। मतलब आप हार्डवेयर की सीमाओं में पूरी तरह बंधे हुए थे। बिल्कुल। और हाई लेवल भाषाओं ने हमें उसी कैद से आजाद किया। उन्होंने एक परत बना दी, एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर। हाँ। अब आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते हैं और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि स्क्रीन पर पिक्सल कैसे जलेंगे या ये मैसेज मेमोरी में कहाँ जाएगा। एग्जैक्टली। ये काम कंपाइलर या इंटरप्रेटर का है। और इसी एक बदलाव ने प्रोग्रामिंग को कुछ गिने चुने वैज्ञानिकों के हाथ से निकालकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया। और सॉफ्टवेयर क्रांति को जन्म दिया। बिल्कुल। हमारे सोर्स में जो अगला बड़ा आइडिया है वो है प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? पैराडाइम का मतलब है समस्या को देखने और उसे हल करने का एक नजरिया। एक नजरिया। हाँ, ये सिर्फ कोड लिखने का सिंटैक्स नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है। मतलब क्या आप कंप्यूटर को एक बावर्ची की तरह कदम दर कदम निर्देश देना चाहते हैं? अच्छा। या आप उसे एक जीनियस वेटर की तरह सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए और बाकी उस पे छोड़ देना चाहते हैं? ये दिलचस्प है। तो चलिए पहले उस बावर्ची वाले तरीके की बात करते हैं। सोर्स से इसे इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग कहता है, जहां हम बताते हैं क्या करना है और कैसे करना है। हाँ, और ये सबसे पुराना और सबसे सीधा तरीका है। आप एक रेसिपी की तरह निर्देश देते हैं। एक वेरिएबल बनाओ, उसमें 5 डालो, फिर एक लूप चलाओ। मतलब आप प्रोग्राम की स्टेट को लगातार बदल रहे हैं। सही पकड़ा। और इसके अंदर भी 2 बड़े स्कूल ऑफ थॉट हैं। पहला है प्रोसीजरल, जैसे सी भाषा। इसमें आप पूरे काम को छोटे छोटे फंक्शंस या प्रोसीजर्स में तोड़ देते हैं। जैसे एक फंक्शन लॉगिन के लिए, दूसरा डेटा सेव करने के लिए, ऐसा कुछ। बिल्कुल। और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी, जिसके बारे में हम आज सबसे ज्यादा सुनते हैं। जावा, C++, पाइथन सब इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसीजर से अलग कैसे है? ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। देखिए, प्रोसीजरल दुनिया में डेटा और उस डेटा पे काम करने वाले फंक्शंस अलग-अलग रहते थे। अच्छा। जैसे आपकी कार का डेटा, रंग, स्पीड, वो एक जगह है, और उसे चलाने वाले फंक्शंस स्टार्ट, स्टॉप, वो दूसरी जगह। जब प्रोग्राम बहुत बड़े हो जाते थे तो ये संभालना एक दुस्वप्न बन जाता था। पता ही नहीं चलता होगा कि कौन क्या बदल रहा है। बिल्कुल। और ओओपी ने इस समस्या को हल किया। ओओपी ने कहा डेटा और उस पर काम करने वाले फंक्शंस को एक साथ एक ऑब्जेक्ट में बांध दो। अच्छा, एक साथ। हाँ, तो अब एक कार ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर उसका अपना डेटा भी होगा और उसके अपने फंक्शंस भी होंगे। इसे एनकैप्सुलेशन कहते हैं। और इसकी असली जरूरत कब पड़ी? इसकी असली जरूरत पड़ी 80 और 90 के दशक में, जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का दौर आया। सोचिए, एक स्क्रीन पर बटन, मेन्यू, स्क्रॉल बार, ये सब अलग अलग चीजें हैं और सबको एक साथ काम करना है। हाँ, प्रोसीजरल तरीके से ये मैनेज करना पागलपन था।
ओओपी ने हर बटन को एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसकी अपनी जिम्मेदारियां थीं। इसी सोच ने आज के विंडोज और मैक ओएस को मुमकिन बनाया। ये एक दिलचस्प बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ओपी हमेशा प्रोसीजरल से बेहतर है, या कुछ ऐसे काम हैं जहां आज भी सी जैसी प्रोसीजरल भाषा ज्यादा कारगर साबित होती है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, प्रोसीजरल बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा। जहां परफॉर्मेंस सबसे जरूरी है और आपको हार्डवेयर पर पूरा कंट्रोल चाहिए, वहां आज भी सी का कोई मुकाबला नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर, डिवाइस ड्राइवर्स या एम्बेडेड सिस्टम्स, जैसे वॉशिंग मशीन का सॉफ्टवेयर। हाँ बिल्कुल, वो आज भी ज्यादातर सी में लिखे जाते हैं। वहां ओओपी का एब्स्ट्रैक्शन एक बोझ बन सकता है। ठीक है, तो ये था बावर्ची को रेसिपी देने वाला तरीका। अब उस जीनियस वेटर वाले तरीके पर आते हैं, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। इसमें हम सिर्फ बताते हैं कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए, नहीं। ये सुनने में तो जादू जैसा लगता है। ये जादू जैसा ही है और कुछ खास जगहों पर बहुत शक्तिशाली भी है। जैसे? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है एसक्यूएल, डेटाबेस की भाषा। आप बस कहते हैं, मुझे उन सभी ग्राहकों की लिस्ट दो जो दिल्ली में रहते हैं और जिनकी उम्र 30 से ज्यादा है। बिल्कुल। आपने ये नहीं बताया कि कौन सी टेबल में जाना है, डेटा को कैसे फिल्टर करना है। ये सब डेटाबेस का इंजन खुद तय करता है। आप बस अपना मकसद बताते हैं। और एसक्यूएल के अलावा ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका दूसरा बड़ा क्षेत्र है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जिसकी आजकल बिग डेटा और एआई की दुनिया में बहुत चर्चा है। खासकर लिस्प जैसी भाषाएं इसी पर आधारित हैं। यहाँ हर चीज एक गणितीय फंक्शन की तरह है। आप डेटा को एक फंक्शन में डालते हैं, वो उसे बदलकर आउटपुट देता है। इसमें स्टेट को बदलने से बचा जाता है, जिससे प्रोग्राम का अनुमान लगाना और उसे टेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा। लेकिन चाहे आप रेसिपी लिखें या सिर्फ चाय का ऑर्डर दें, अंत में किसी को तो वो काम करना ही पड़ेगा। सही बात है। यहीं पर सवाल उठता है कि आपका लिखा हुआ हाई लेवल कोड आखिर मशीन के 0 और 1 तक पहुंचता कैसे है। हाँ, ये अनुवादक कौन है? सोर्स में इसके 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं, कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन। कंपाइलेशन में एक कंपाइलर आपके पूरे कोड को एक साथ मशीन कोड में बदल देता है। बिल्कुल, ये किताब का अनुवाद करने जैसा है। आप पूरी किताब पढ़ते हैं, उसका अनुवाद करते हैं और एक नई अनुदित किताब छाप देते हैं। सी और C++ जैसी भाषाएं इसी तरह काम करती हैं। और नतीजा एक .exe फाइल होती है। हाँ, एक स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल फाइल। और क्योंकि सारा भारी काम पहले ही हो चुका है, ये प्रोग्राम चलते समय बहुत तेज होता है। इसीलिए हाई परफॉर्मेंस गेम्स या वीडियो एडिटर्स इन्हीं भाषाओं में बनते हैं। एग्जैक्टली, जहां हर मिलीसेकंड मायने रखता है। लेकिन अगर तेजी ही सब कुछ है, तो फिर सारी भाषाएं कंपाइल क्यों नहीं होती? इसका कोई नुकसान भी होगा? इसका सबसे बड़ा नुकसान है डेवलपमेंट की स्पीड। अच्छा। अगर आपको अपने कोड में एक लाइन भी बदलनी है, तो आपको पूरे प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करना पड़ता है। बड़े प्रोजेक्ट्स में इसमें मिनटों, यहाँ तक कि घंटे भी लग सकते हैं। ये तो बहुत निराशाजनक हो सकता है। हाँ, इसे कंपाइल रन साइकिल कहते हैं। तो इसका समाधान है इंटरप्रिटेशन। यहाँ एक इंटरप्रेटर आपके कोड को लाइन बाय लाइन चलाता है। हाँ, ये एक लाइव अनुवादक की तरह है जो आपकी हर लाइन को तुरंत अनुवाद करके सामने वाले को बताता है। पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सब इंटरप्रेटेड है। तो यहाँ कोई कंपाइल रन साइकिल नहीं है। इसे प्रोटोटाइप बनाना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन इसका नुकसान यह है कि ये कंपाइल्ड कोड से धीमा होता है, क्योंकि अनुवाद का काम हर बार प्रोग्राम चलने पर होता है। तो ये स्पीड बनाम सुविधा की लड़ाई है। क्या इन दोनों के बीच का कोई रास्ता नहीं है? है, और आज की कई मॉडर्न भाषाएं वही रास्ता अपनाती हैं। इसे JIT यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन कहते हैं। जावा और C# इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये कैसे काम करता है? जब आप इनका कोड चलाते हैं, तो वो पहले एक बीच की भाषा में बदलता है, जिसे बाइट कोड कहते हैं। फिर एक स्मार्ट प्रोग्राम, जिसे वर्चुअल मशीन या JVM कहते हैं, उस बाइट कोड को चलाता है। और ये वर्चुअल मशीन आपके कोड को चलते हुए देखती रहती है। जिन हिस्सों का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, जिन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं, उन्हें वो उसी समय असली मशीन कोड में कंपाइल कर देती है। अरे वाह, तो आपको इंटरप्रिटेशन वाली आसानी भी मिल गई और समय के साथ कंपाइल कोड जैसी परफॉर्मेंस भी। ये तो दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ हो गया। एक तरह से हाँ। चलिए, अब आखिरी और शायद सबसे ज्यादा बहस वाले वर्गीकरण पर आते हैं, स्टैटिक बनाम डायनामिक टाइपिंग। ये किस बारे में है? ये इस बारे में है कि कोई भाषा नियमों को लेकर कितनी सख्त है, खासकर डेटा के प्रकारों को लेकर। अच्छा। टाइपिंग का मतलब है कि क्या आप एक वेरिएबल में किस तरह का डेटा रखेंगे, ये पहले से तय करना जरूरी है या नहीं। तो स्टैटिक टाइपिंग में ये पहले से तय करना पड़ता है। हाँ, जावा, C++, C# जैसी भाषाओं में आपको कोड लिखते समय ही घोषणा करनी पड़ती है कि इंट
एज इज इक्वल टू 30। आप बाद में एज वाले वेरिएबल में टेक्स्ट डालने की कोशिश नहीं कर सकते। कंपाइलर आपको एरर दे देगा बिल्कुल। प्रोग्राम चलने से पहले ही। हाँ। तो ये एक सख्त रूल बुक की तरह है जो आपको गलतियां करने से रोकती है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, एक सुरक्षा कवच की तरह। और ये है भी। जब आप एक बड़ी टीम के साथ एक बहुत बड़े एप्लीकेशन पर काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत मददगार होता है। ये कोड को ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। लेकिन अगर ये इतना ही अच्छा है तो फिर पाइथन और जावास्क्रिप्ट जैसी डायनामिक भाषाएं आज डेटा साइंस और एआई की दुनिया पर राज क्यों कर रही हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही आज की सबसे बड़ी बहस है। डायनामिक टाइपिंग में, जैसा कि पाइथन में होता है, आप बस लिखते हैं एज इज इक्वल टू 30 और बाद में उसी एज वेरिएबल में एज इज इक्वल टू 30 भी लिख सकते हैं। भाषा खुद पता लगा लेती है कि प्रकार क्या है। हाँ, रन टाइम पर इससे आपको बहुत ज्यादा लचीलापन मिलता है और आप बहुत तेजी से कोड लिख सकते हैं, खासकर जब आप किसी आइडिया के साथ प्रयोग कर रहे हो। पर इस लचीलेपन की कोई कीमत तो चुकानी पड़ती होगी। बिल्कुल। कीमत यह है कि कुछ गलतियां तब तक सामने नहीं आती जब तक प्रोग्राम चल नहीं जाता। मुझे याद है, मैंने एक बार जावास्क्रिप्ट में घंटों एक बग ढूंढा था। ओह। और आखिर में पता चला कि मैं एक फंक्शन को नंबर की जगह गलती से एक स्ट्रिंग भेज रहा था। उस दिन मुझे स्टैटिक टाइपिंग की बहुत याद आई। हाँ, तो ये चुनाव भरोसे बनाम तेजी के बीच होता है। हाँ, एक तरह से भरोसे और सुरक्षा बनाम तेजी और लचीलेपन के बीच। यही वजह है कि अब टाइपस्क्रिप्ट जैसी भाषाएं लोकप्रिय हो रही हैं, जो जावास्क्रिप्ट को स्टैटिक टाइपिंग की ताकत देने की कोशिश करती हैं। तो कुल मिलाकर प्रोग्रामिंग भाषा कोई एक चीज नहीं है, ये भाषाओं का एक विशाल परिवार है और हर भाषा एक खास सोच और जरूरत का नतीजा है। बिल्कुल। हमने देखा कि उन्हें एब्स्ट्रैक्शन के लेवल, काम करने के दर्शन, कोड चलाने के तरीके और नियमों की सख्ती के आधार पर बांटा जा सकता है। सही कहा। और कोई भी एक तरीका सबसे अच्छा नहीं है। हर एक की अपनी जगह और अपना मकसद है। एक गेमर जो एक हाई परफॉर्मेंस 3D इंजन बना रहा है, वो शायद C++ चुनेगा। वहीं एक डेटा साइंटिस्ट जो किसी नए डेटा सेट की खोजबीन कर रहा है, वो पाइथन को पसंद करेगा। तो एक अच्छे डेवलपर की पहचान यही है कि वो समस्या के लिए सही टूल का चुनाव कर सके। बिल्कुल। अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा ताकतवर हो रहा है, क्या हमें प्रोग्रामिंग के एक बिल्कुल नए पैराडाइम की जरूरत पड़ेगी? मतलब इन सब से अलग? हाँ, अभी तक हमने कंप्यूटर को निर्देश दिए हैं, चाहे वो कितने भी हाई लेवल क्यों ना हो। लेकिन शायद भविष्य की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जहां हम एआई को बस अपना अंतिम लक्ष्य बताएं। मुझे एक ऐप चाहिए जो ऐसा ऐसा करे और एआई उसे बनाने का सबसे अच्छा और सबसे कुशल कोड खुद ही लिख दे। ये प्रोग्रामिंग के इतिहास में अगला बड़ा पड़ाव हो सकता है।